सुप्रभात छात्रों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है और आप देख रहे हैं संस्कार अकादमी का यह यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य भेद। तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी भाषा अध्ययन वाक्य भेद। ठीक है, तो वाक्य के दो भेद है, एक रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शब्द आया है वाक्य, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वाक्य क्या है, वाक्य कैसा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण किस तरह बना है। अगर मैं यहां लिखता हूं क, तो क कैसे बना है, तो ध्यान दीजिए अभी कि मैं बोल रहा हूं क, तो मेरे कंठ से स्वर निकला, आवाज निकली क, तो जो वर्ण होता है वह आवाज की मूर्त रूप होता है ना। यानी कि मेरे आवाज को एक हमने आकार दिया है ना, एक उसको एक मूर्त स्वरूप दिया उसको, तो वह बन गया हमारा एक वर्ण। ठीक है, तो ऐसे ही सभी वर्ण बनेंगे। जैसे अ को हमने इस तरह ढाला है ना, फिर आ का स्वर निकला तो आ को इस तरह आकार दिया। ठीक है, फिर ई का स्वर निकला तो ई को हमने इस तरह आकार दिया। तो इसी प्रकार हमारे जो कंठ से ध्वनि निकलते हैं हमने उसको क्या किया, आकार दिया। ठीक है, इतना समझा, तो ये हो गया वर्ण। ठीक है, अब वर्ण जब एकत्रित हो गए तो बन गया शब्द। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमल, यहाँ पे लिखा मैंने कमल। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि अर्थपूर्ण वर्ण जब एकत्रित होंगे तब ही एक अर्थपूर्ण शब्द की निर्मिति होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लमक, लमक, तो क्या यह शब्द पूर्ण हुआ, अर्थपूर्ण हुआ शब्द? कदापि नहीं। तो इसलिए यह ध्यान दीजिए कि जो शब्द है, जो वर्ण से एकत्रित होकर जो शब्द बनता है वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। इतना आपको समझ में आया? तो अब जानेंगे हम कि वाक्य भेद जानना है तो वाक्य कैसे बना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको वाक्य दिया है। ठीक है, वर्ण देखे, उसके बाद में शब्द भी देखे हमने, है ना, या इसमें जो भी शब्द है वो देखे। अब देखेंगे कि वाक्य कैसे बना। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ वाक्य कि कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश। आपको समझ में आया होगा कि सर ये वाक्य कुछ ठीक नहीं है, यानी कि इसमें कुछ कमतरता या फिर कुछ शब्द इधर उधर हुए हैं, है ना। बिल्कुल, वाक्य का जो स्वरूप है या फिर नियम है, उसका यह नियम है कि जो भी वाक्य में शब्द है वह रचना के आधार पर होने चाहिए, है ना। वही हम आज पढ़ने वाले हैं कि देखो यहाँ पे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। उसकी जो रचना है, कर्ता कहाँ आना चाहिए, कर्म कहाँ आना चाहिए, क्रियापद कहाँ आना चाहिए, उसके बाद कारक जो चिन्ह है वो कारक चिन्ह कहाँ आने चाहिए। तो अर्थपूर्ण उसकी जो रचना होगी तो तब ही वो वाक्य कहलाएगा। अर्थपूर्ण अगर रचना नहीं है तो वह वाक्य नहीं है। जैसे ये, इसकी रचना अर्थपूर्ण नहीं है, इसलिए यह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है ना। तो यही वाक्य किस तरह लिख सकते हैं हम कि अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक ने, यह कारक चिन्ह है, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है ना, यह हो जाएगा हमारा अर्थपूर्ण वाक्य। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, यह वाक्य हमारा अर्थपूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो अभी आपको वर्ण समझा, शब्द समझे और समझा, और यह वाक्य रचना, वाक्य भी समझ में आया। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। तो ध्यान दीजिए कि वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं। एक है रचना के आधार पर, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन, है ना, कर्ता
क्रियापद कर्म जो भी है, और दूसरा है अर्थ के आधार पर, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वह उसके आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 6 है, तो यह हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन रचना के आधार पर 3 उसके भेद गिरते हैं, वह आज हम देखने वाले हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो पहला भेद है हमारा सरल वाक्य, यानी कि सरल वाक्य साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा यह है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही, और यहाँ पे एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैं परिभाषा को फिर से दोहराता हूं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कह सकते हैं या फिर साधारण वाक्य कह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया। तो सरल वाक्य समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये उद्देश्य और विधेय क्या है ना। तो अब यह ध्यान दीजिए, यह है सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। सारा पुस्तक पढ़ती है। उद्देश्य और विधेय मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होगी हमारी क्रिया, ये है कर्म और ये है कर्ता, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य है सारा, उद्देश्य क्या है? सारा। विधेय है किताब और क्रिया है पढ़ती। हाँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि सारा उद्देश्य क्यों है, पुस्तक विधेय क्यों है और पढ़ती क्रिया क्यों है। तो जिसके बारे में कहा जाता है, हमेशा जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम कहते हैं हमेशा उद्देश्य, और जिसके बारे में उद्देश्य छोड़ के और कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं हम, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं हम विधेय। अब ध्यान दीजिए कि सारा पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक कौन पढ़ रही है? सारा, है ना। तो सारा के बारे में कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? जो कुछ भी कहा गया है। तो क्या कहा गया है? कि पुस्तक पढ़ती है ना। तो पुस्तक ये हो गया विधेय, क्योंकि ये पुस्तक सारा के बारे में पुस्तक पढ़ने की जो क्रिया है वह कहा जा रहा है, और पढ़ती यह हमारी क्या है? क्रिया है। तो एक उद्देश्य, इसी तरह आपको समझ में आया होगा कि सारा यह उद्देश्य है, क्योंकि सारा के बारे में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कि पुस्तक पढ़ती है, तो ये हो गया हमारा विधेय, और पढ़ती यह हमारी क्रिया है, तो ये होगी हमारी क्रिया। इस तरह एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया जिसमें हो, वह हो गया हमारा सरल वाक्य। और ऐसे भी आप ध्यान देंगे तो यह वाक्य बिल्कुल सादा है, सिंपल है, सरल है। तो इसलिए ये भी जनरली क्या कहेंगे हम उसको? कि सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा वाक्य देखेंगे हम, मोहन घर आया। मोहन कर्ता, घर कर्म और आया क्रिया, ठीक है। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही क्रिया है। तो इसके तहत हम इसको क्या कहेंगे कि यह भी एक क्या कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि सरल वाक्य समझ में आया होगा, है ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, या फिर दो जो वाक्य होते हैं उसमें जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। या फिर जो सेंटेंस होता है उसमें 2 वाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम सबसे पहले जानेंगे। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोनों भी वाक्य वह उपवाक्य होंगे, ठीक है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए हम यह उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तनुजा खेलने जा रही है क्योंकि आज
छुट्टी है। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते कि दो वाक्य आए हैं। पहला वाक्य तनुजा खेलने जा रही है, यह एक वाक्य। दूसरा वाक्य क्योंकि आज छुट्टी है। ठीक है, ये दूसरा वाक्य। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखेंगे कि पुनीत घर गया और वह पढ़ने लगा। पुनीत घर गया और वह पढ़ने लगा। अब संयुक्त वाक्य पहचानने की जो ट्रिक है वो यह है कि हमेशा इसमें संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप क्योंकि और यहाँ पे है और। ठीक है, तो हमेशा संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी क्या कि दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द वह होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? ये देखिए क्योंकि, है ना, और यहाँ पे और। तो ये हो गए हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसी प्रकार संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए और भी समुच्चय बोधक अव्यय आ सकते हैं, जैसे और, परंतु, किंतु, पर, मगर, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि। ठीक है, तो ये हो गई उसकी पहचान कि समुच्चय संयुक्त वाक्य पहचानने की। अब देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया मैंने, वह गरीब है मगर बेईमान नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है ना, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो अल्प विराम का प्रयोग जब ये सारे आएंगे, परंतु, किंतु, पर, मगर, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, ठीक है, तो ये सब आएंगे, तब आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन और अथवा ऐसे शब्द जब आएंगे तब आपको संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय जब आएंगे ये, तब आपको अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है और, है ना, और यह समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहाँ पे जब किया है तब मैंने अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब क्योंकि है ना, तो इसके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया, है ना। यहाँ पे भी मगर जब आया तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया। समुच्चय बोधक अव्यय के पहले इसका प्रयोग होता है अल्प विराम का। तो यह भी बात आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह दो उपवाक्य या फिर दो यहाँ पे स्वतंत्र वाक्य आए हैं, है ना, तो यह बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। तो इस तरह संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला हम देखेंगे मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य यानी कि एक दूसरे में वो मिक्स या फिर जुड़े हुए होना, उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले हम कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य यानी कि प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य यानी कि गौण वाक्य, आश्रित यानी कि उसका आश्रय सहारा लेते हुए गौण वाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिया है, ध्यान दीजिए कि जब नया नौकर मिल जाए तब इसे निकाल दूंगी। यहाँ पे दो वाक्य आए हैं, है ना। संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य आते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मिश्र वाक्य देखते हुए हम यह जानेंगे कि एक प्रधान वाक्य होना चाहिए और दूसरा गौण वाक्य होना चाहिए। उसके बाद संबंध सूचक अव्यय उसमें है क्या, यह भी हम जानने वाले हैं, है ना। तो पूरा हम देखेंगे। देखिए अब जब नया नौकर मिल जाए तब मैं इसे निकाल दूंगी। यहाँ पे बात की जाने वाली है वह है निकालने की, तभी इस वाक्य के लिए इसका आश्रय लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे मेन बात क्या है कि मुख्य बात यह है कि निकाल देने की बात करने वाली है। जो करता है ना, वो क्या करने वाला है कि निकाल देने की बात करने वाला है। इसलिए ये जो है यह वाक्य इसके सहायता के लिए लिया गया है, इसलिए यह गौण हो गया और यह वाक्य हो गया मुख्य वाक्य। ठीक है, तो हमारे परिभाषा के तहत यहाँ पे क्या हुआ कि एक मुख्य वाक्य आया और एक गौण वाक्य आया, दो वाक्य भी आए हैं। और
इसको पहचानने के लिए और एक तरीका है, वो है ये कि संबंध सूचक अव्यय का इसमें हमेशा प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जब गौण वाक्य आपका पहला जो गौण वाक्य पूर्ण हो जाता है तब आप यहाँ पे अल्प विराम का भी प्रयोग करेंगे हमेशा, ये भी बात बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला वाक्य। हम दूसरा वाक्य देखेंगे, यदि किताब पढ़नी हो तो मन लगाकर पढ़ो। ये हो गया हमारा सेंटेंस वाक्य। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो दो वाक्य है ना, ये दो वाक्य मिक्स हो चुके हैं, है ना, मिश्रित हो चुके हैं, इसलिए वो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं ना। पढ़ने में हम पढ़ते हुए कैसे पढ़ेंगे कि यदि किताब पढ़नी हो तो मन लगाकर पढ़ो, है ना, मिश्रित हो चुके हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कहीं तो भी उसको एक रुकाव है, दो वाक्य हमें मालूम गिरते हैं इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि किताब पढ़नी हो तो मन लगाकर पढ़ो। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि मन लगाकर पढ़ो, यह मुख्य वाक्य इसलिए है कि किताब तो पढ़नी है लेकिन उसे मन लगाकर पढ़ो, इसलिए यह मुख्य वाक्य है ना। मन लगाकर पढ़ो यह मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य है, इसलिए। और इस वाक्य का सहायता ली गई है, आश्रय लिया गया है कि यदि किताब पढ़नी हो तो मन लगाकर पढ़ो। मन लगाकर पढ़ो यहाँ पे मुख्य है, तो ये मुख्य वाक्य और यह गौण वाक्य। गौण वाक्य यानी कि उपवाक्य, ठीक है। दो वाक्य आए हैं, उसे यहाँ पे अल्प विराम दिया गया है ना, जैसे यदि और तो दिया है ना मैंने यहाँ पे, यदि और तो, यहाँ पे यदि का उपयोग किया गया है और तो का उपयोग किया गया है। संबंध सूचक अव्यय है ये, है ना। दो वाक्यों में संबंध लाने का काम करेंगे ये शब्द, इसलिए ये संबंध सूचक अव्यय। और यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय का हमेशा उपयोग किया जाता है। जब कभी संबंध सूचक अव्यय का उपयोग किया जाए तो आप समझ जाइए कि यह मिश्र वाक्य है। तो ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।